देख लो पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की क्या है? विशेषताएं है। पहला विशेषता हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। दूसरा विशेषता है हड़प्पा सभ्यता नगरीय है, नगरीय सभ्यता है। दो विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता है सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। चौथा विशेषता है यहाँ की जल विकास पद्धति। तीन चार हो गया। पूछ रहा सिर्फ दो पूछेगा या तीन पूछेगा। तो पहला विशेषता बोलो। पहला कांस्य युग की सभ्यता। दूसरा विशेषता नगरीय सभ्यता। तीसरा विशेषता सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण काटती थी। चौथा विशेषता जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी। फिर से सुन लो। हो गया। पहला है विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की यह कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। दो हो गया। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तीन विशेषता हो गया। और यहाँ की जल विकास प्रणाली पद्धति जो भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की चार प्रमुख नगर का बता रहा है। 6 नगर का मोटा मोटी याद रखो। हड़प्पा सभ्यता के 6 नगर में पहला है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, चंद्रदुर्ग। ठीक है। पहला कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, चंद्रदुर्ग। ठीक है। फिर से हड़प्पा सभ्यता का अगर 6 नगर है, 4 नगर है, 6 नगर है तो पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों हो गया। कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, चंद्रदुर्ग, हो गया। दो क्वेश्चन हो गया हड़प्पा सभ्यता का, ये वाला हो गया। तीसरा कार्बन C14 से आप क्या समझते हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए कार्बन C14 से है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किससे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला? कार्बन C14 से पता चला कि कितना प्राचीन है, कितने पुराना साल का है। तो कार्बन C14 विधि क्या है? तो कार्बन C14 से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में की तिथि पता चला, डेट पता चला। ठीक है। इस विधि के अनुसार क्या होता है कि किसी भी जीवित चीज में कार्बन 14 भी होता है और कार्बन 12 भी होता है, दोनों होता है। कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। लेकिन जब वो आदमी जब उसका मृत्यु हो जाता है या विनाश हो जाता है तो कार्बन 12 तो रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। और जितना कार्बन 14 कम होगा उतना वो प्राचीन होगा या पुराना होगा। ठीक है। बोलो अब, बोलो। अरे कार्बन याद है, हो गया। अभी तुम लोग बोले, एक बार हम बताए ना, तुम लोग बोलो। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान पाई जाती है, लेकिन मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर होता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा निरंतर क्षय होने लगती है। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है। तो रेडियो है भाई। अरे भाई ऐसे मतलब जो भी है, कार्बन में इतना सा बस हो गया कि इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु, क्वेश्चन हो गया लोथल कहाँ है और इसका स्थान क्यों महत्व है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और क्या ही महत्व है क्योंकि यह एक बंदरगाह था, हड़प्पा कालीन का एक बंदरगाह था। यहाँ से विदेश से व्यापार किया जाता। बस सिंपल लैंग्वेज में लिख लेना है। ठीक है ना। फिर से देख लो, हम शुरू से फिर से बोले। हड़प्पा सभ्यता की 4 विशेषता, यह कांस्ययुगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जल निकास पद्धति। दूसरा हड़प्पा सभ्यता का 4 प्रमुख नगर, तो 6 नगर बोलते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, चंद्रदुर्ग। तीसरा क्वेश्चन कार्बन C14 से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 खाली लिख दीजिए। कार्बन C14 से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन C14 से हड़प्पा सभ्यता की तिथि मालूम हुआ है, 1750 से ऐसे तिथि हुआ है। फिर इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित प्राणी में कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। जब कोई भी चीज़ का मृत्यु हो जाता है तो कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है। ठीक है ना। और कार्बन 14 जितना कम होगा वो वस्तु उतना ही प्राचीनतम होगी। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? चौथा लोथल क्या है और इतिहास के अध्ययन में इसका कहाँ महत्व है? लोथल गुजरात में है। क्या नहीं होगा? लोथल कहाँ है? सवाल की गलत कहाँ
कहाँ को क्या, कहाँ क्या होता है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। और ये क्या महत्व है? क्योंकि ये एक लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है, इससे विदेश में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विशेषताओं से गुजरे। जल निकास प्रणाली के बाद बोलना है कि यहाँ की जल निकास प्रणाली की पद्धति विकसित थी। यहाँ घर की नालियाँ गली की नाली से, और गली की नाली सड़क की नाली से, और सड़क की नाली मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी, और नालियाँ ढकी हुई थी, और बीच बीच में मनहोल निकाह होता था क्योंकि सफाई करने के लिए होता था। ठीक है, बस इतना सा बात जल निकास प्रणाली में इतना लिख देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया लिखा वहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना के बारे में बताइए। तो पहले नगर योजना के बारे में बताने पहले बताना होगा कि जगह का नहीं, ये हो गया ना, इसको बता देगा। देखो पहले तो लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना के बारे में पूछेगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है। नगर योजना में बता लिखना है कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कितना नगर है, जो प्रमुख नगर 6 नगर बता देना है। सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। इसको मिटाना पड़ेगा कुछ, अब तो मिटा देते हैं ना। ये हो गया, ये 4 हो गया क्वेश्चन। ये हो गया, चालू रखेगा। रखे थे आप बोला तो चालू कर, चालू ही है। पहला कहिए सिंधु, एक तो सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता का डायग्राम से याद कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता में कितना नगर है? 6 नगर है मोटा मोटी। पहला कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, चंद्रदुर्ग। संपूर्ण सभ्यता के चारों क्या था? दीवार था। ठीक है, ये लिख दिया। दीवार भी दे देते हैं। क्यों दीवार था? क्योंकि यहाँ पे जैसे नदी का पानी अंदर हाँ नहीं आए, इतना सा बात लिख देना। उसके बाद और क्या है? सड़कें एक दूसरे को क्या कहते हैं? समकोण पर काटते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये लिखना है। फिर लिखना है कि घर की नाली गली के नाली से, गली की नाली सड़क की नाली से, सड़क की नाली मेन नाली से जुड़ा हुआ था। तो उतना सा बात उसको कर देना। इधर तो बोलेगा। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत है जिससे खुदाई करके अतीत के बारे में भौतिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उससे अतीत से मतलब खुदाई करके वहाँ के सामग्री, मट्टी, बर्तन, हड्डी, ठीक है ना, ये सब अंदर से पता किया जाता है। इतना सा बात भी लिख लेना। हाँ उतना सा भी हो जाएगा। इधर कुछ क्वेश्चन है। ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदाइन ने की। ये ठीक तो है। कब की? देखना 5वीं सदी के ईसापुर में। 5वीं सदी में, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है? उदाइन ने की है। और कब की है? 5वीं सदी के ईसापुर में। 5वीं सदी। मेगास्थनीज के बारे में समझा? तो सबसे पहले लिखना है, हो गया मेगास्थनीज के बारे में इतना बात लिखना है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। पहले तो इतना सी बात लिख दो कि मेगास्थनीज राजदूत था। कहाँ राजदूत था? यूनान का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। और उसने कौन किताब लिखा? इंडिका, भारत के बारे में किताब लिखा। इतना सा बात हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या एक क्वेश्चन और है लिखना है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है और इसका कार्यकाल कितना है? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है और इसका कार्यकाल है 544 से 1492 ईसा पूर्व। ठीक है, नहीं 492 1400 बोला है, जहाँ 492 ईसा, ठीक है 1400 बोल दिया पढ़ा दिया 1492 दीवार है, हाँ अमेरिका में खोज
यह तो वही है कि आर्यभट्ट का संस्थापक बिंबिसार है और इसका कार्यकाल है 544 से 492 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। त्रिरत्न कितना है? तीन है। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। ये 3 रत्न है। ठीक है ना। त्रिरत्न में कौन कौन है? पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बस इतना सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबर के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ठीक है। आईने अकबर के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? पहला है पोलज, पर्ती, चाचर, बंजर। पोलज क्या होगा? अधिक उपजाऊ वाला जमीन होगा। पर्ती कब होगा? जब 1 वर्ष से जमीन खेती योग्य हो लेकिन 1 वर्ष तक खुला छूटा हुआ है रहने तो उसका तब पर्ती रहेगा। चाचर कब रहेगा? जब 2 या 3 वर्ष होगा। और बंजर है जब उसमें खेती एकदम कभी नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अकबर का जन्म कहाँ हुआ है? पहले अमरकोट में हुआ है। और जन्म कब हुआ है? 1542 में हुआ है। ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक को है बाबर। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को। कौन युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 हुआ। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। बाबर का बेटा को है? हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर। औरंगजेब का बेटा फारूक से है। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का बेटा है जहां फारूक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ये हो गया अकबर का जन्म हो गया। अकबर के 9 रत्न। स्टार्ट कर दिए। अरे बाप। ठीक है। अकबर के 9 रत्न। पहला उसको बना दो। अरे मुल्ला तो प्याजा को है। मुल्ला अच्छा ठीक है। अकबर के पहला है अब्दुल रहीम खाने खाना। खाना बहुत खाता है इसलिए इतना नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। दूसरा है हकीमुल्ला। हकीमुल्ला। और ये है उधर मुल्ला दो प्याजा। और अबुल फजल। अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल। और फैजी। तानसेन। आवाज इसका भाण है लेकिन है तानसेन। राजा मान सिंह। टोडरमल। हमें बिरबल। खाने उधर है अजीमुल्ला। वो है अबुल फजल। मुल्ला दो प्याजा। इधर वो फैजी। तानसेन। राजा मान सिंह। टोडरमल। बिरबल। पहला है खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है ना। इसकी स्थापना 1699 में वैशाखी में अदंतीपुरी में हुई थी। इसमें 5 प्रिय शिष्य को अपने हाथ से खाना खिलाइन था। ठीक है ना। और उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना करी था। ठीक है ना। गुरु नानक के पहले गुरु नानक तो पहले हैं। उनका करतारपुर पाकिस्तान में शायद उनका है। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में वैसाखी के दिन। विजयनगर की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर में 4 वंश संगम वंश, सालू वंश, टुल्लू वंश और विडू वंश। अगर ये क्वेश्चन आएगा जरूरी थोड़ा यही क्वेश्चन बोल रहे हैं और सब जो भी ऐसे बोल रहे हैं वो भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले 4 विदेशी यात्री। पहला मेगास्थनीज को क्या लिखी थी? इंडिका। दूसरा इब्ने बतूता क्या लिखी थी? रेला। इब्ने बतूता रेला लिखी थी। ठीक है ना। हाँ।
और तीसरा है ये अलबरूनी का अलबरूनी। लिखित है तहकीके हिंद। किताबुल हिंद तहकीके हिंद या हिंद। भारत की खोज। एक है और चौथा कौन है, एक और है, ये लिख दो, फाहियान। फाहियान। फाहियान में बौद्ध राज्यों का अभिलेख, बौद्ध राज्यों का अभिलेख है, सही है। तो पहला कौन है, पहला इब्ने बतूता। इब्ने बतूता। इब्ने बतूता का लिखित है किताबुल रेला। इब्ने बतूता रेहला लिखित है। हाँ। उसके पहले तो ये याद रख लो, 4 यात्री पहले याद रख लो, इब्ने बतूता, फिर उसके बाद अलबरूनी, फाहियान, मेगास्थनीज। इब्ने बतूता, अलबरूनी, फाहियान, मेगास्थनीज। फिर देख ले, इब्ने बतूता, अलबरूनी, फाहियान, मेगास्थनीज। पहला है इब्ने बतूता, ठीक है ना। फिर उसके बाद है फाहियान, अलबरूनी और मेगास्थनीज। इब्ने बतूता का लिखित है इब्ने बतूता रेला। इब्ने बतूता रेहला लिखित है। फाहियान बौद्ध राज्यों का अभिलेख, बौद्ध राज्य का विलय। और अलबरूनी तहकीके हिंद। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, और मेगास्थनीज इंडिका। हो गया। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, और किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में। किसके बीच हुआ है? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। 1857 क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली 2 महिला का नाम बताइए। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। बिहार में 1857 क्रांति की भाग लेने वाले किन्हीं 2 का नाम बताइए। वीर कुंवर सिंह पीर अली। वीर कुंवर सिंह पीर अली, ठीक है। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलवे कब आया, कब और किन स्टेशन के बीच हुआ? 1853। तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853 में, मुंबई से थाने के बीच। 34 किलोमीटर। और कोल आइस है किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में है। तो रेलवे आया कब है? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चला है? मुंबई से ठाणे। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में? डलहौजी के। गांधी इरविन समझौता का परिचय दे। तो पहले तो उसका बैकग्राउंड बताना है कि 1930 में क्या हुआ था? सविनय विज्ञान। उसका भी बैकग्राउंड ये है कि गांधी जी कुछ डिमांड रखी था इरविन के सामने, और इरविन क्या करी, गांधी जी की डिमांड को फाड़ के फेंक दी। तो गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन स्टार्ट किया। लेकिन इन्हें लिखना है, पहले लिखना है कि 1930 में समझौता हुआ तो नहीं, उससे पहले थोड़ा सा बता देना है कि 1930 में गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू किया, और पहला गोलमेज सम्मेलन विफल होने के कारण गांधी जी को बुलाया गया। सरकार ने गांधी जी से बात करने के लिए इरविन को बोला। तो गांधी और इरविन के बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ 1931 को। इसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहते हैं, ठीक है, समझौता कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो भी गांधी जी की तरफ से डिमांड था कि जो भी बंदी उंदी है उनको, जो भी राजनीतिक को जो बंद कर दिया अंग्रेजों, उसको छुड़ाने के लिए, और गांधी जी को कहाँ जाना था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी इरविन की तरफ से डिमांड था कि आप सविनय विज्ञान आंदोलन बंद कीजिए और कहाँ जाइए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाइए। तो अगर गांधी इरविन समझौते के परिचय दे, तो अगर 2 नंबर में है तो खाली लिख दिया। पहले तो लिखना है 1930 में क्या हुआ? सविनय विज्ञान आंदोलन हुआ। फिर पहला गोलमेज सम्मेलन विफल होने के कारण गांधी जी से बात करने के लिए इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 1931 में हुआ। इसको क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी की तरफ से जो बंदियों को छोड़ा गया बहुत सारे, जो और इधर क्या हुआ कि गांधी जी को बोला गया कि आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है और ये सविनय विज्ञान आंदोलन को बंद करना है। तो ये गांधी जी का हो गया पहला गांधी इरविन समझौता। अब दूसरा क्या है? दांडी मार्च का उद्देश्य। दूसरा क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो
लिखना है क्या चीज की, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कहाँ से, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा किया। ठीक है, हाँ, शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इसकी अंग्रेज ने नमक जैसी जरूरी चीज पर टैक्स लगाया था। तो गांधी जी ने नमक जैसी जरूरी चीज पर जो टैक्स अंग्रेज लगाया था उसका विरोध करने के लिए तो गांधी जी साबरमती आश्रम से कहाँ गए, दांडी गए, और वहाँ नमक बनाकर नमक कानून को उल्लंघन किया। फिर से सुन लो, दांडी मार्च का उद्देश्य से पहले बताना है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कहाँ से, साबरमती आश्रम से कहाँ तक, दांडी तक यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि जो नमक जैसे जरूरी चीज वस्तु पर अंग्रेज टैक्स लगा दिया था उसका गांधी जी विरोध कर रहे थे। नमक टैक्स पे जो लगा दिया उसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने के लिए गांधी जी दांडी गए, वहां से एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा है, ठीक है ना। दांडी मार्च में कितना दिन लगा था वो तो पूरा, अगर मान लो अब ये सवाल आया, अब सवाल है कि दांडी मार्च के बारे में बताइए। तो दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ, 12 मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, साबरमती आश्रम से। कहाँ तक, दांडी कहाँ है, गुजरात का कोस्टल एरिया है। फिर कितना दिन तक गांधी जी को लगा था, 24 दिन। हाँ, जो भी 24। गांधी जी पर डे 10 दिन चल रहे थे, 24 दिन में 240 मील चले हैं गांधी जी। गांधी जी का इंस्टाग्राम में 78 फॉलोवर, गांधी जी के साथ 78 फॉलोवर चला है, हाँ, 78 अनुयायी गांधी जी के साथ चला है। और उसके बाद गांधी जी कब पहुंचे, 6 अप्रैल 5 अप्रैल को शायद पहुंचे, 6 अप्रैल को पहुंचे हैं। ठीक है ना, तो इतना सा हो गया दांडी। सर, इंस्टाग्राम फॉलोवर मतलब अनुयायी उनके साथ ही। अरे गांधी जी के साथ, तो आप इंस्टा बोल रहे हैं, चला अरे तो याद करने के लिए भाई, पहले वाला हाँ पीछे से चलना हाँ भाई। एग्जांपल समीर भाई हो गया। देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले रॉलेट एक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसका भी बैकग्राउंड अच्छा ये क्या है कि पहले तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए, 1915 को आए। और 1916 को गांधी जी क्या करेंगे, मतलब कहाँ गए, नहीं, लखनऊ समझौता। 1916 को लखनऊ समझौता हुआ। गांधी जी को कौन बुलाइन था, राजकुमार शुक्ल, बिहार हाँ। चंपारण के लिए हाँ। हो गया। 1917 को क्या हुआ, चंपारण ठीक है ना। 18 को 1900 खेड़ा आंदोलन, खेड़ा हुआ। तो गांधी जी का जो इतना मूवमेंट देख करके है ना, अंग्रेज एक कानून लाई रॉलेट एक्ट, कि किसी भी नेता की जो गतिविधियों को, किसी भी नेता को रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखे। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा किसी को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट का ही क्वेश्चन का आंसर से अगला जालियांवाला बाग हत्याकांड है। रॉलेट एक्ट के तहत 2 नेता को गिरफ्तार कर, अब जालियांवाला बाग का बता दें। रॉलेट एक्ट के अंदर 2 नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक नाम था सैफुद्दीन केचलू, एक था सत्यपाल मलिक। और उसी के लिए जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया था वहाँ, और वैसाखी का दिन भी था वहाँ। उस मेले में बहुत लोग था, ठीक है। जनरल डायर आता है, ब्लॉक करता है, सब गेट को ब्लॉक करता है, और बिना मतलब वार्निंग दिए अंधाधुंध गोली बरसा देता है। ये हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। इसलिए इस हत्याकांड का नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें हजारों लोग घायल होता है, कितना लोग मरता है, ठीक है। इतना सा बात हो गया। पूना पैक्ट के बारे में लिखना है कि पूना पैक्ट 1932 में हुआ। किसके बीच हुआ, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ।
तो पूना पैक्ट कब हुआ? 32 1932 में हुआ। गांधी और अम्बेडकर के बीच। अम्बेडकर के बीच हुआ। उसके बाद किस लिए हुआ? ये होता नहीं कि किस लिए हुआ? दलितों के लिए हुआ था। दलित के लिए पहले तो आरक्षण। हुआ था क्या, इसकी दलित अंग्रेज क्या कर रहा था कि दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। तो गांधी जी इसका विरोध कर दी कि दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र ना होगा। तब ये हुआ कि हाँ दलित ठीक है, अम्बेडकर जी मान गया कि ठीक है दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, लेकिन दलित का जो सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें दलित बढ़ा का दिया सीट जाएगा। बढ़ाया जाएगा। 48 से शायद 78 किया हाँ, जाएगा। हाँ। ठीक है ना, तो बस यही है। तो पूना पैक्ट के बारे में इतना सा बात लिखना है। पूना पैक्ट 1932 को, ठीक है ना, 1932 को हुआ। किसके बीच हुआ? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ। ठीक है ना, और कहाँ हुआ? यरवदा जेल में। ये पूना के यरवदा जेल में हुआ। ठीक है ना, इधर वही हुआ कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विरोध कर रहे थे गांधी जी कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया, अम्बेडकर जी मान जाते हैं कि ठीक है नहीं होगा, लेकिन आपको सीट बढ़ाना होगा। यार ये कब और क्यों साइमन कमीशन है? देखो हुआ क्या इसका, साइमन भारत के संविधान को अच्छा बनाने के लिए एक कमीशन बनाने के लिए कमीशन बैठा। क्या उसका नाम था? साइमन कमीशन। उस साइमन कमीशन में 7 सदस्य क्या थे? ठीक है, 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 को। और क्यों आया? क्योंकि भारतीय संविधान को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना, बनाने के लिए आया था। तो साइमन कमीशन क्यों आया हो गया? कब आया? 1928 को आया। और फिर उसके बाद उसका विरोध किया गया, गो बैक साइमन का नारा लगाया गया। सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? तो सगुन भक्ति में मूर्ति बना करके पूजा किया जाता है, और निर्गुण भक्ति में बिना भगवान का मूर्ति बना के पूजा किया जाता है। और निर्गुण भक्ति में भगवान का बिना मूर्ति निराकार पूजा किया जाता है। तो निर्गुण भक्ति में जो भक्ति करता है वो जानता है कि भाई भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं है भगवान का। ठीक है ना, इसलिए निर्गुण भक्ति में भगवान का बिना मूर्ति की पूजा था। सगुन भक्ति में है राम का भक्ति और कृष्ण भक्ति है। और उसका निर्गुण भक्ति के लिए जो संत लोग हैं, वो कबीर दास है, गुरु नानक है, ये सब निर्गुण भक्ति करते थे। और रामानंद हुआ, अलवार और नैनान, ये सब सगुन भक्ति के थे। तो लिखना का सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? तो सगुन भक्ति में मूर्ति बना के पूजा किया जाता है, और निर्गुण भक्ति में बिना मूर्ति किया जाता है। सगुन भक्ति में किसका भक्ति किया जाता है? राम और कृष्ण का। ठीक है ना। और निर्गुण भक्ति के जो संत लोग हैं, वो लोग क्या है? गुरु नानक है, संत और सूफी लोग हैं। और सगुन भक्ति के जो है वो है क्या चीज? अलवार और नैनार। और उत्तर भारत में को है? रामानंद। हाँ, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव क्या होगा? भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसका क्या इफेक्ट हुआ? भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू मुसलमान में एकता का स्टार्ट हुआ। कि तो पहले लिखना है, हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित हुई भक्ति आंदोलन से, ये फायदा हुआ। दूसरा हुआ कि जात पात छुआछूत में कमी आई। ठीक है, पहला हुआ कि हिंदू मुसलमान में एकता का, दूसरा हुआ कि जात पात और छुआछूत में कमी आया। ठीक है, उसके बाद गुरुओं का महत्व बढ़ा, गुरुओं का महत्व स्थापित हुआ है। और तीसरा, हिंदू एवं प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई। हिंदी और प्रांतीय भाषा की उन्नति हुई। तो पहला है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव का वर्णन करें। तो भक्ति आंदोलन से क्या हुआ? हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित हुआ। दूसरा क्या है कि हिंदू या जात पात और छुआछूत में कमी आया। तीसरा क्या है? गुरु का महत्व बढ़ा। और चौथा क्या है कि हिंदी भाषा और प्रांतीय भाषा, ठीक है ना, प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई। ठीक है, और नैनार संतों के विषय के बारे में लिखे। तो लिखना है कि भारत में भक्ति की जो शुरुआत हुई दक्षिण भारत से हुआ। दक्षिण भारत से यही अलवार और नैनार संतों के माध्यम से स्टार्ट हुआ है। तो दक्षिण भारत में अलवार जो थे वैष्णव धर्म के संप्रदाय के थे, वैष्णव धर्म, और नैनार शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है,
अलवार किसके थे? वैष्णव वैष्णव। और वैष्णव वैश्य विष्णु 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 भगवान वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और नैनार शैव धर्म शिव जी के अनुयायी थे। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से। किसने की है? अलवार और नैनार अलवार और नैनार में अलवार किसके अनुयायी थे? वैष्णव वैष्णव और नैनार शैव शैव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जात पात और अस्पृश्यता का विरोध किया और सामाजिक समस्या, ये बस इतना है कि उन्होंने जात पात और अस्पृश्यता का विरोध किया, बस इतना सा बात लिखना है। ठीक है, तो फिर से देख लो, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दक्षिण भारत से दक्षिण भारत से। को करी से अलवार और नैनार अलवार किसके अनुयायी थे? वैष्णव और नैनार शैव के। ठीक है ना। दोनों ने जात पात के लिए, जात पात छुआछूत अस्पृश्यता इस सब का विरोध किया। ठीक है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार होता था। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार होता था। ठीक है ना। ये विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने इनका गोपुरम का निर्माण करवाया है। ठीक है, और ये बहुत ऊंचे और बड़े होते थे। ठीक है ना, ये 3 बात लिखना है। गोपुरम क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार है। दूसरा बात क्या लिखना है? विजयनगर शासकों ने इसका निर्माण कराया था। विजयनगर शासकों ने मंदिर में गोपुरम का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा बात क्या लिखना है? ये काफी विशाल एवं ऊंचे होते थे। विशाल और ऊंचे होते थे। ठीक है, फिर से रोक दिए। बोलिए ना। गोपुरम क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार। दूसरा विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने विजयनगर शासकों ने मंदिर में इसका निर्माण करवाया था। ये विशाल और ऊंचा है। और यहाँ देवी और देवता का क्या होता था? शादी का शादी होती उन्हें अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण किस स्थान पे हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। और निर्माण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में और निर्वाण कुशीनगर में हुआ। अब और सब बात है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 में 563 ईसा पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। जैन धर्म के 5 महावर्त। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 5 महावर्त। पहला क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और आस्ते। एक तो बोल, एक तो बोले। देखो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हो गया 5। अब 5वां कौन जोड़ा है? महावीर स्वामी ने जोड़ा। हाँ ब्रह्मचार्य। अगला क्वेश्चन का है महात्मा बुद्ध की शिक्षा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुनिया दुखों का घर है। इन दुखों का कारण वासना और इच्छा है। इन वासना और इच्छा को मारने से दुख दूर होते हैं। और इन वासना और इच्छा को मारने के लिए आदमी को क्या चलना होगा? अष्ट मार्ग पे चलना होगा। ठीक है।